हाय एवरीवन, आज है हमारा आखिरी सेशन ऑफ दिस चैप्टर विच इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। वेलकम टू दिस 3000 क्वेश्चन सीरीज। आज की इस मुलाकात में हम और 30 क्वेश्चंस लगा के इस चैप्टर के टोटल 90 क्वेश्चंस को रैप अप कर रहे होंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस मुलाकात को। एंड आई एम बिलीविंग दिस थिंग यार, इससे पहले वाले जो सेशंस हमने लिए हैं वो सेशंस आपने प्रॉपर्ली देखे होंगे और हम आज स्टार्ट करेंगे अभी कुछ और नए क्वेश्चंस। सो रूल आपके पास सेम है, आप भी सेम है, मैं भी सेम हूँ। तो हमें यार याद रखना है कि यार पहले क्वेश्चन को हम ठीक से अटेम्प्ट कर रहे होंगे और फिर हम इसका सॉल्यूशन जो है देखेंगे, मगर सवाल पहले खुद से लगाना ज़रूरी है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपसे कह रहा है एपोक्राइन सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड मीन्स। तो ये क्वेश्चन जो है ये टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पे से है और सॉल्यूशन में देखा जाए तो हम बात करेंगे, मगर उससे पहले पॉज द वीडियो, ट्राइड बाय योरसेल्फ। आपसे सवाल पूछ रहा है कि बताओ एपोक्राइन सिक्रीशन कैसा सिक्रीशन होता है। देखें, कर लिया। चलिए, तो अगर इसके डिस्कशन की बात की जाए तो यार टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हम जब पढ़ते हैं ना, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, तो वहां हमें याद होना चाहिए कि यार 3 तरह की ग्लैंड्स होती हैं। एक होती है आपकी मीरोक्राइन, एक होती है आपकी एपोक्राइन और एक आपकी होती है विच इज होलोक्राइन। तो ये तीनों ग्लैंड्स का डिटेल डिस्कशन मैं पहले भी कर चुका हूँ पिछले कुछ सवालों के अंदर। हालांकि हम जानते हैं कि यार इसमें से अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको शो करूँ कि किस ग्लैंड में क्या होता है तो आप इजीली समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये कोई सिक्रीटरी सेल्स हमारे पास है, इसमें क्या होगा, डायरेक्ट सिक्रीशन निकलेगा बाहर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन। सो सिक्रीशन फ्रॉम सेल्स बाय मीन ऑफ डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन की मदद से जब सिक्रीशन बाहर निकल रहा होगा तो वी कॉल दिस एज अ मीरोक्राइन ग्लैंड। सेकंड होती है आपकी एपोक्राइन। इसमें क्या होगा कि कोई सेल का पार्ट जो है ना वो एज अ लाइक सिक्रीशन के साथ साथ बाहर निकल रहा होगा। फॉर एग्जांपल दिस, या मान लो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये सिक्रीशन है, ये जब बाहर निकलेगा तो एक वेसिकल्स की फॉर्म में अपने सिक्रीशन को बाहर लेके निकलेगा एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ एपोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पे सिक्रीशन कैसा है कि यस सर सिक्रीशन तो हो रहा है, मगर सिक्रीशन फ्रॉम cell along with some component. ओके, तो सेल के साथ लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बाहर निकल गई साथ में, तो एक वेसिकल्स की फॉर्म में जो सिक्रीशन हो रहा है उसे आप कहते हो एपोक्राइन सिक्रीशन। और तीसरा जो है वो आपका होलोक्राइन है, जिसमें क्या होगा कि अगर ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है और तीसरी सेल जो है वो एज इट इज बाहर चली गई, तो पूरे सेल मतलब सेल के अंदर जो सिक्रीशन था वो सिक्रीशन तो गया ही, लेकिन साथ साथ में पूरा सेल भी बाहर चला गया। दिस इज कॉल्ड एज होलोक्राइन सिक्रीशन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यार व्हेन द प्रोडक्ट इज रिलीज बट द सेल रिमेन इंटैक्ट, इट इज योर मीरोक्राइन सिक्रीशन। व्हेन द एंटायर सेल ऑफ द लाइक एंटायर कंटेंट ऑफ द सेल इज डिस्चार्ज विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। और तीसरा कह रहा है कि व्हेन अ पार्ट ऑफ एपाइकल साइटोप्लाज्म इज लॉस्ट। तो कैन सी इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा साइटोप्लाज्म बाहर निकल रहा होगा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बाहर निकल रही होगी। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन योर एपोक्राइन सिक्रीशन। अच्छा, एक नाम काफी सिमिलर सा होता है, वो नाम क्या है, वो है एक्राइन। तो याद रखना कि मीरोक्राइन का ही एक और नाम है विच इज एक्राइन ग्लैंड्स। फाइन, तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल आपके सामने, जवाब मैं आपको बता दूंगा, है ना, लेकिन उससे पहले खुद से एक बार इसको अटेम्प्ट जरूर करना है। कह रहा है पॉलीसिथेमिया जो होता है उसकी अगर बात की जाए, पॉलीसिथेमिया रिफर्स टू द एबनॉर्मल इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ। तो पॉलीसिथेमिया वर्ड जो है जब हम इसको यूज करते हैं तो फॉर विच पर्पस वी यूज दिस वर्ड, है ना, फॉर विच पर्पस वी यूज दिस वर्ड। हालांकि इससे मिलता जुलता एक वर्ड और भी है, मैं आपको उसका मतलब भी बताऊंगा, बट एज ऑफ नाउ तो आप जानते हैं कि एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी इज टर्म्ड एज व्हाट, पॉलीसिथेमिया। तो वी कैन से एरिथ्रोसाइट। ठीक है, इसका एक और नाम है, हम इस पॉलीसिथेमिया को, इसको आप एरिथ्रोसाइटोसिस भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइटोसिस। और एरिथ्रोपीनिया क्या होता है, ये होता है आपके पास जब आरबीसी का कंटेंट इंक्रीज हो जाए। सो व्हेन आरबीसी इज इन हाई अमाउंट। ठीक है, वहीं अगर मान लो कि आरबीसी का कंटेंट कम हो जा रहा है तो उस कंडीशन में हम उसे कहते हैं क्या, उसे आप कहते हो एरिथ्रोपीनिया, एरिथ्रोपीनिया। फाइन, एंड दिस इज व्हाट आई कैन से, दिस इज योर आरबीसी का नंबर जब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फाइन, तो वी कैन से दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू। और कह सकते हैं आप ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर मान लो लिम्फोसाइट का नंबर ज़्यादा हो जाए
या फिर आप कह सकते हैं कि WBC का नंबर ज़्यादा हो जाए तो उसे आप कहते हो क्या, वी कॉल दिस ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया, ठीक है। सेम ऐसे थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोपीनिया। तो लाइक वेरी इजी टू रिमेंबर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल को देखिए, ट्राइड बाय योरसेल्फ, और तभी हम इसका सॉल्यूशन साथ देखेंगे, है ना, शर्त यही है बस आपके साथ। प्रोसेसेस फ्रॉम ऑस्टियोब्लास्ट आर कॉल्ड। इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को सोच भी नहीं पाएंगे कि यार सवाल इसका जवाब क्या हो सकता है ना। तो वेल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने ठीक से पढ़ा है बोन का स्ट्रक्चर इन दिस चैप्टर तो आपको पता होगा कि आपको पता है एक बोन में क्या होता है कि हमारे पास मान लो ये एक लैक्यूना है, लैमेले, सॉरी, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर, सो वी कैन से लैमेले, जिसमें क्या होंगी, ऑस्टियोसाइट्स पाई जाएंगी इस तरीके से, और जिस डिप्रेशन में ऑस्टियोसाइट्स पाई जाएंगी वी कॉल दैट डिप्रेशन एज, इट इज कॉल्ड एज लैक्यूना। ओके, इसके अलावा आप कहा जाए ना तो देखो ये जो ऑस्टियोसाइट्स है ना, ये एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करती हैं, तो इनका कम्युनिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सम सेल्स या सम कैनाल्स, एंड दोज कैनाल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, इन कैनाल्स को आप कहते हो कैनिकुलाई, ठीक है। तो दीज कैनाल्स आर व्हाट वी कॉल्ड एज, इन्हें आप नाम दोगे कैनेलिकुलाई। तो ये वो कैनाल्स हैं जो कनेक्शन रखती हैं किसके बीच में, आपके ऑस्टियोब्लास्ट या जो ऑस्टियोसाइट्स हैं उनसे निकलने वाली प्रोसेसेस को आप क्या कहते हो, कैनेलिकुलाई कहते हो, एंड दे बेसिकली कम्युनिकेट फ्रॉम, हेल्प टू कम्युनिकेट बिटवीन ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। दो ऑस्टियोसाइट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कैनेलिकुलाई की मदद से होगा, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ पे आ जाओ, ट्राइड बाय योरसेल्फ। सवाल खुद ही रीड करना है, खुद ही लगाना है आंसर, ठीक है। होपफुली आपने वीडियो पॉज की होगी। देखिए, द मोस्ट अबंडेंट काइंड ऑफ कार्टिलेज इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज कौन सी होती है, तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि यार एक सवाल था ऐसा कि कौन सा कार्टिलेज कॉमनेस्ट कार्टिलेज है जो कि ऑसिफिकेशन में लाइक कन्वर्जन में यूज होता है, राइट, जिसको आप कार्टिलेज से बोन में कन्वर्ट करते हैं। अब सवाल आया है कि बताओ सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्टिलेज कौन सा है, तो इन दोनों सवालों के आंसर बिल्कुल सेम है, विच इज़ योर हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। और आप जानते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारी बॉडी के लाइक ईयर पिन्ना में पाया जाएगा, इसके अलावा ये पाया जाएगा आपके टिप ऑफ नोज़ में, ठीक है, टिप ऑफ नोज़। इसके अलावा ये पाया जाएगा आपको और कहाँ मिलेगा, आपके एपिग्लॉटिस। तो ऐसी काफ़ी सारी जगह हैं आपकी बॉडी के अंदर जहाँ पे आपको ये वाला कार्टिलेज देखने को मिल जाएगा, एंड दिस इज द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज। फाइन, तो इसको एज अ नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, डू इट बाय योरसेल्फ। देखो, टिक टिक 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द लिम्फ, लिम्फ के लिए कौन सी वाली बात सही है। तो हमें लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड्स, लिम्फ क्या होता है, ये सब कुछ हमने समझा है ना। वैसे तो देखा जाए तो आपका लिम्फ और प्लाज्मा जो है इसकी कॉम्पोजिशन जो है लगभग सेम होती है, एक्सेप्ट कुछ डिफरेंसेस। तो आप जानते हैं ऑल कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड एक्सेप्ट द आरबीसी एंड सम प्रोटीन, और इसी चीज को आप कहते हो क्या, लिम्फ। तो लिम्फ जो है वो नथिंग, वो कुछ नहीं है, बस आप सिंपली अपने ब्लड में से आरबीसी से हटा दो, बिकॉज लिम्फ आप जानते हैं कलरलेस होता है, या पेल येलोइश कलर का होगा, और इसके अलावा ओके कलरलेस होगा, वाइट इज एल्कलाइन, है ना, बिकॉज ऑफ द WBC। और नेक्स्ट इसके पास कुछ प्रोटीन्स भी नहीं होते हैं, और उसी को आप कहते हो क्या, लिम्फ। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि लिम्फ है क्या, लिम्फ आप जैसे मान लो ये आपके पास एक सेल्स है ना, यहाँ मान लो कैपिलरीज आई थी। जिन बच्चों को नहीं पता कि लिम्फ क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या आ रही है, कैपिलरीज आ रही है, तो क्या होगा, उन कैपिलरीज में यहाँ पे सेल्स भी होंगी, और सेल्स के बीच में क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना। तो आप जानते हैं कि जब कैपिलरीज में से सेल्स के अंदर CO2 O2 न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो उस दौरान क्या होता है, थोड़ा बहुत प्लाज्मा जो होता है वो एक्सेस मात्रा में बाहर छूट जाता है, सारा का सारा सेम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा वापस से नहीं जा पाता है, या फिर आप कह सकते हैं कुछ अमाउंट ऑफ चीज़ें जो है वो यहाँ पे रह जाती है, एंड दैट इज व्हाट वी कंसिडर एज अ लिम्फ। उसी को आप लिम्फ के नाम से जानते हैं, और फिर उसको वापस से लौटा दिया जाता है किसके अंदर, आपकी वेन्स के अंदर, राइट। तो आपका लिम्फ एग्जैक्टली सेम है ब्लड की तरह, लेकिन उसमें आरबीसीज नहीं होंगी पहली चीज़, और दूसरा उसमें प्रोटीन्स नहीं होंगे। क्या उसमें WBC होंगी, यस,
एंड दैट WBC और ल्यूकोसाइट्स ही है जो उसको वाइटिश कलर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसमें आपकी ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होने वाली हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस इट गॉट अ येलोइश कलर और वी कैन से एल्कलाइन वाइटिश कलर। फाइन, नेक्स्ट सवाल पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। Saying that the type of tissue lines the nasal passage, bronchioles and fallopian tube। हालांकि काफ़ी बच्चों ने फ्लोपियन ट्यूब से ही इसका आंसर जज किया होगा बिकॉज मैंने भी इसको ऐसे ही किया था। ठीक है, बट स्टिल तो बाकी आपको आंसर पता होगा, जस्ट टिक मार्क द करेक्ट आंसर, फिर हम इसका सॉल्यूशन साथ में देखते हैं। देखें, सिंपल सी बात है, फेलोपियन ट्यूब की बात हो रही है, आप जानते हैं हमारे पास दो तरह के सीलिया होते हैं, एक होते हैं स्टर्कोसीलिया, एक होते हैं काइनोसीलिया, राइट। तो वेल उस डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बट हाँ हमें इतना पता है कि यार सीलिया जो है वो हमेशा कहाँ होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा ही होगा किसमें, फेलोपियन ट्यूब में, और ताकि क्या हो सके, ओवम की मूवमेंट हो सके। बस ओवम जो होता है वो उसके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है ना, तो बेसिकली सीलिया, अगर फेलोपियन ट्यूब नाम आ रहा है तो वहाँ पे सीलिया तो आना ही चाहिए। वी कैन से only this is the option which has cilia and option number A is the correct answer। easy to judge है ना, तो सिंपली आप इसका आंसर ऐसे जज कर सकते हैं। अगर आपने ये कीवर्ड सुना हुआ है कि यार फेलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं तो वी कैन से दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। और स्पेशली कौन से सीलिया होंगे यहाँ पे, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन है ना, आपको मुझे बताना है कि वेदर दे हैव द स्टर्कोसीलिया और दे हैव काइनोसीलिया। ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में जो सीलिया होते हैं वो कौन से सीलिया होते हैं, अभी तो जानते हैं कि वो मोटाइल होंगे, एब्जॉर्प्टिव नेचर के नहीं होंगे, तो इन दोनों में से कौन है जो मोटाइल नेचर के होते हैं और एब्जॉर्प्टिव नेचर के नहीं होते। 7 क्वेश्चन कह रहा है लिगामेंट जो है मेनली फॉर्म ऑफ, तो लिगामेंट्स जनरली किससे बने होते हैं, लिगामेंट होते क्या हैं ये तो हम सबको पता है ना, पिछले 2 सेशन से हम पढ़ते आ रहे हैं। एक आपने टेंडोन्स पढ़े हैं, इसमें कंफ्यूज किसी को भी नहीं होना है, हालांकि पता है मुझे एग्जामिनेशन के टाइम पे हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है, बट स्टिल सेफ साइड के लिए इसको स्टिकॉन्स पे लिख के रखो, कैसे भी याद करो, रोज सुबह रटो इसको, मम्मी पापा के सामने जाके चिल्ला दो कि हाँ लिगामेंट ये है, टेंडोन्स ये है, कुछ करो लेकिन याद होना चाहिए। एंड सेकेंड इज लिगामेंट। ठीक है, चाटा पड़ेगा तुम्हारी रिस्क पे पड़ेगा, तुम्हें कहेगा पागल हो गया हमारा लड़का लड़की। तो वी कैन से टेंडोन अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट जो आपके मसल्स को बोन के साथ ज्वाइन करेगा, मसल टू बोन, और वहीं पर लिगामेंट्स क्या होंगे जो आपके बोन को बोन से ज्वाइन करने वाले हैं, बोन टू बोन। फाइन, तो वी कैन से अब इसके अलावा बात की जाए तो लिगामेंट्स में ज़्यादा क्या होता है, इलास्टिन फाइबर्स होंगे या कोलेजन फाइबर्स होंगे, तो दे हैव मोर ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, बिकॉज लिगामेंट हैज़ टू बी टफ ताकि वो 2 बोन्स को आपस में जोड़ के रख सके, एंड कोलेजन्स प्रोवाइड रफनेस, राइट। 8th क्वेश्चन देखिए, ये सवाल मैंने आज ही देखा था और मैंने आज ही स्पेशली आपके इस क्वेश्चन में लाइक इन क्वेश्चंस में इंक्लूड किया। ये क्वेश्चन का ये वाला सवाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर मुझे लगता है कि ये सवाल अगर 2 बच्चे हैं जिनको नहीं पता ना और उन्होंने इस सेशन के थ्रू देख लिया तो सफल हो गया सेशन, बिकॉज ये सवाल ना पता होना ही चाहिए हर किसी बच्चे को। ठीक है, रीड कीजिए खुद से एक बार, कर लिया। कह रहा है स्क्वीजिंग आउट ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स का ब्लड कैपिलरी में से निकल के बाहर आ जाना, स्क्वीज आउट कर लेना। इट्स लाइक अगर मैं एक WBC हूँ तो और मैं अगर ब्लड वेसल के अंदर हूँ है ना, कैपिलरीज के अंदर हूँ, तो मैं कैपिलरीज में जो पोर्स होते हैं ना उनके थ्रू स्क्वीज आउट कर जाऊंगा, उनके थ्रू बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBC फ्रॉम द कैपिलरीज, एंड दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड एज डायपेडिसिस, है ना। इसी को आप कहते हो क्या, डायपेडिसिस। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द ब्लड वेसल और स्पेसिफिकली इफ दिस इज कैपिलरीज, तो अगर ये कैपिलरीज हैं तो कैपिलरीज में क्या होगा, यहाँ पे पोर्स पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये आपकी फिनस्ट्रेट कैपिलरी है, कौन सी वाली, फिनस्ट्रेट। आपने पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ कैपिलरीज, तो जो फिनस्ट्रेट कैपिलरी होती है उसमें पोर्स होते हैं, और यहीं से अगर वो WBC निकल के बाहर आ जाएगी, है ना, अगर WBC यहाँ से निकल के बाहर आ जाए, एंड दिस स्क्वीजिंग आउट, दिस प्रोसेस ऑफ स्क्वीजिंग आउट ऑफ ल्यूकोसाइट इज व्हाट वी कॉल एज डायपेटिसिस। फाइन, तो ये हो गया हमारा आंसर। आते हैं 9th क्वेश्चन पे, डू इट बाय योरसेल्फ। देखो कह रहा है केराटिनाइज्ड डेड लेयर ऑफ स्किन इज मेड अप ऑफ, तो हमने केराटिनाइज्ड टिश्यू पढ़ा है, हम सबको पता है इट्स अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटिफाइड दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम, है ना। तो जो आपकी कंपाउंड एपिथेलियम है ये उसका पार्ट होता है। बाकी आप क्वेश्चन खुद से एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। ओके, तो
केराटिनाइज्ड मीन्स ये बात कर रहा है कंपाउंड एपिथेलियम या फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, जहां हम दो पढ़ते हैं, या तो वो एपिथेलियम केराटिनाइज्ड होगी या फिर वो नॉन केराटिनाइज्ड होगी। अगर वो केराटिनाइज्ड है तो वो हार्डनेस, टफनेस, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगी। तो आप कह सकते हैं जो कंपाउंड एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम, या जिसको आप स्ट्रेटिफाइड भी कह सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये जो है ना, ये आपने दो तरीके से पढ़ी होंगी। एक को आप कहते हो क्या, बेसिकली केराटिनाइज्ड, और एक को आप कहते हो नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें केराटिन प्रोटीन है या फिर नहीं है। तो अगर को तो उसमें होगा तो वो यार वो हार्डनेस प्रोवाइड करेगी। तो इट्स लाइक वो आप कह सकते हैं वर्टिब्रेट की जो स्किन है, लाइक क्रोकोडाइल की स्किन आप देख लो कितनी हार्ड होती है, राइट। तो वर्टिब्रेट की जो स्किन होगी वो फॉर्म करेगी, इसके अलावा आपके हेयर फॉर्म करेगी, इसके अलावा आपके नेल्स को फॉर्म करेगी। तो ये सारे पार्ट्स जो है कौन फॉर्म करती है, केराटिनाइज्ड वाली। बात करें नॉन केराटिनाइज्ड की, तो ये ऐसी जगहों पे पाई जाएगी जो कि ओपनिंग्स है। तो आपके पास बॉडी में दो ओपनिंग्स है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग व्हाट काइंड ऑफ लाइक बॉडी प्लान, वी हैव अ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, राइट। वी आर ड्यूटेरोस्टॉम्स। तो हम कह सकते हैं हमारे पास दो ओपनिंग्स है। तो आप बात कर सकते हो बक्कल कैविटी के बारे में, बक्कल कैविटी वहाँ पे ये पाई जाएगी। इसके अलावा फेरिंग्स में ये पाई जाएगी। इसके अलावा ऑस्टेचियन ट्यूब में ये पाई जाएगी, ऑडिटरी ट्यूब जो होती है, ठीक है। उसके अलावा लैरिंग्स, इसके अलावा वेजाइना, इसके अलावा एनल ओपनिंग, एनल ओपनिंग के अलावा सर्विक्स, इसके अलावा कॉन्जेक्टाइवा भी आपकी ओपनिंग ये एक तरीके से जो आपके एनवायरमेंट से एक्सपोज है, तो कॉन्जेक्टाइवा। तो ये सारे पार्ट्स क्या है, ये सारे पार्ट्स नॉन केराटिनाइज से कवर हो रखे होते हैं। तो हम कह सकते हैं सवाल में आंसर क्या होगा, अगर ये बात कर रहा है स्किन की और ये बात कर रहा है केराटिनाइज के बारे में, तो ये कहाँ पर, ये कैसी होती है, ये पार्ट है आपके स्ट्रेटिफाइड का, कॉलमनर का या स्क्वैमस का। तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, ये स्क्वैमस का क्लासिफिकेशन किया है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड है ये भी तीन तरह की होती है, या तो स्क्वैमस होंगी, स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, या कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, या फिर क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, राइट। तो हम यहाँ पे स्क्वैमस को डिवाइड कर रहे थे। फाइन, हो गया आंसर। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है उसका पार्ट होती है कौन, केराटिनाइज्ड। नेक्स्ट पे आ जाए, 10th क्वेश्चन कह रहा है नोटोकॉर्ड स्केलेटल सिस्टम डर्मिस ऑफ द स्किन, ये जो है ना ये कौन सी जर्म लेयर से डिराइव होते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर वैसे 3-4 जगहों से निकल सकता है। अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है, वहाँ पे हम देखते हैं कौन सी जर्म लेयर क्या बनाती है, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। दूसरा, इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि आपकी डर्मिस जो होती है ना, डर्मिस ऑफ द स्किन, वो कौन से टिश्यू से बिलोंग करती है और वो टिश्यू कौन से जर्म लेयर बनाती है, वैसे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 2-3 तरीके हैं इस सवाल के सॉल्व करने के, मगर हम सबसे ईजी इस चैप्टर के हिसाब से ही देखते हैं। तो चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो आप जानते हैं कि यार डर्मिस ऑफ स्किन को कौन बनाता है, हमारे पास लेयर्स क्या होती हैं, वी हैव द अपर मोस्ट लेयर विच इज नथिंग बट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस है ना। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ तो उसको याद कर लेना। इसके नीचे कौन सी लेयर पाई जाती है, यू हैव द बेसमेंट लेयर जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक को आप कहते हो बेसल लैमिना और एक को आप कहते हो फाइब्रस लैमिना, बेसल लैमिना और एक को आप कहते हो फाइब्रस लैमिना। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या, बेसमेंट लेयर। बेसमेंट लेयर, इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा वाला, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसके नीचे जो आपको लेयर देखने को मिलेगी वो होगी एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। उसके नीचे जो आपको लेयर देखने को मिलती है वो लेयर होती है आपकी डर्मिस ऑफ द स्किन, एंड दैट इज बेसिकली फॉर्म बाय योर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो सेकंड जो लेयर आप देखने वाले हैं, दिस इज नथिंग बट डर्मिस ऑफ स्किन, दैट इज एक्चुअली फॉर्म बाय व्हाट, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये बनाता है। और सबसे लास्ट में जो सबसे नीचे आपको पाई जाएगी वो लेयर जो होने वाली है वो होगी आपकी एडिपोस टिश्यू की बनी हुई लेयर। एडिपोस टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ योर लूज कनेक्टिव टिश्यू, सो दिस इज नथिंग बट योर एडिपोस टिश्यू।
एडिपोस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो आपका पूरा सीक्वेंस होता है आपकी स्किन का कि आपके स्किन में ये सारी लेयर्स पाई जाती हैं। बाकी अगर बात की जाए तो यार डर्मिस ऑफ स्किन जो है ये कनेक्टिव टिश्यू से ड्राइव होगी, और कनेक्टिव टिश्यू का नेचर क्या होता है, मीजोडर्मल। तो आप कह सकते हैं मीजोडर्मल ऑरिजिन जो है वो इसका होता है। फाइन। इसके अलावा पता है कि आपकी जो नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड क्या होती है, नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि कैसा ऑरिजिन है इसका, मीजोडर्मल ऑरिजिन है। वैसे आपको पता है कि जो आपका पूरा नर्वस सिस्टम है वो आपकी एक्टोडर्म से ड्राइव होता है, एक्सेप्ट दो तीन चीज़ें, एक नोटोकॉर्ड, दूसरा आपको पता है कि नर्वस सिस्टम में दो तरह की सेल्स आती हैं, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोगिलियल। न्यूरोगिलियल में जो आपकी माइक्रोगिलियल सेल होती है ना, वी हैव 5 टाइप्स ऑफ सेल, शॉन सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स, और यू कैन से योर माइक्रोगिलियल सेल्स। तो जो माइक्रोगिलियल सेल्स हैं वो कैसे होती हैं, वो भी आपकी मीजोडर्मल ऑरिजिन की होती हैं, एक्टोडर्मल ऑरिजिन की नहीं होती। फाइन। तो हम कह सकते हैं कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो मीजोडर्मल ऑरिजिन का है। इसके अलावा ये डॉर्सल स्ट्रक्चर होता है, डॉर्सल, एंड आप कह सकते हैं कि ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आपकी बॉडी को, और रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है और डॉर्सली पाया जाता है आपकी बॉडी के अंदर, एंड दैट इज ऑल्सो योर मीजोडर्मल ऑरिजिन। और स्केलेटल मसल्स तो वैसे भी होती हैं, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डन। तो पीछे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको सिखा दिया, शायद अब आप नहीं भूलेंगे कि आपकी नोटोकॉर्ड, आपका स्केलेटल सिस्टम और आपका ये डर्मिस ऑफ द स्किन, ये तीनों ही कैसी है, ये तीनों ही आपकी एक तरीके से मीजोडर्मल ऑरिजिन की होती है। अगला सवाल देखें, करेक्ट कर्व पोर्शन ऑफ हैंडलेस लूप ऑफ नेफ्रॉन इज लाइन बाय। तो नेफ्रॉन में हमने देखा है ना, नेफ्रॉन का अगर एक कर्व्ड पोर्शन बोल रहा है तो मतलब ये ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल की बात तो नहीं कर रहा होगा, ये बात कर रहा होगा या तो पीसीटी के बारे में, या बात कर रहा होगा या तो पीसीटी के बारे में, या फिर ये बात कर रहा होगा डीसीटी के बारे में, या फिर ये बात कर रहा होगा डीसीटी के बारे में। तो ये जो डीसीटी है और ये जो पीसीटी है, इन दोनों की अगर बात की जाए तो आपको पता है इन दोनों में ही आपकी कौन सी तरह की सेल्स पाई जाती हैं, यू हैव द क्यूबॉइडल एपिथेलियम राइट देयर, राइट। हाँ, डिफरेंस जरूर है कि आज जो आपकी पीसीटी है इसमें आपकी पाई जाती है सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड या ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और यहाँ पाई जाती है आपकी नॉन सिलिएटेड। फाइन। तो दैट इज हाउ वी कैन जज द आंसर, एंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12 पे आ जाओ। Saying which of the following group consists of a organ having the innermost lining of columnar epithelium। इन चारों ऑप्शन में से कौन से वो सेल्स हैं या कौन सी वो लोकेशन है जहां पे आपको कॉलमनार एपिथेलियम देखने को मिलेगी, आपको ये बताना है। कॉलमनार एपिथेलियम देखने को मिलने वाली है। तो आप कह सकते हैं, पहले आप खुद सोचिए, फिर मैं आपको इसका सीधा आंसर बताऊंगा, एंड देन विल डिस्कस द सॉल्यूशन फॉर दिस। सोच लिया? देखो, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ करेक्ट आंसर। इंटेस्टाइन में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में और गॉल ब्लैडर में आपको कॉलमनार एपिथेलियम ही देखने को मिलेगी। अगर आपको याद हो ना बाय एनी चांस कि जो कॉलमनार एपिथेलियम होती है ना, इसके हमने काफ़ी सारे टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से? इनके हम टाइप्स पढ़ते हैं कि यार ये जो हो सकती है, ये सिंपल हो सकती है, यही ब्रश बॉर्डर हो सकती है, ब्रश बॉर्डर मतलब सिलिएटेड, ठीक है, या फिर ये ग्लैंडुलर हो सकती है, मतलब जो सिक्रीशन करेगी, जैसे स्टमक में जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो इसी का टाइप होती है, कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसके अलावा ये आपकी ग्लैंडुलर और सिलेटेड दोनों भी हो सकते हैं। जैसे इंटेस्टाइन में जो माइक्रोविलाई होती हैं वो सिक्रीशन भी करती हैं और एब्जॉर्प्शन भी करती हैं। तो एब्जॉर्प्शन के लिए उनके पास ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं और सिक्रीशन के लिए उनके पास ग्लैंडुलर हैं। तो दोनों नेचर की हो सकती है, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम, ये भी हो सकती है। और लास्ट सेंसरी भी हो सकती है, ये सेंसरी कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये 4-5 तरह की हो सकती है। इनमें से अगर बात की जाए तो आपको पता है कि इंटेस्टाइन में कौन सी पाई जाएगी, ये पाई जाएगी। इंटेस्टाइन में जो माइक्रोविलाई होती हैं वो इस नेचर की होती है। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसमें ये पाई जाएगी।
गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इसके अलावा अगर बात की जाए गॉल ब्लैडर के बारे में, तो गॉल ब्लैडर में आपकी पाई जाएगी ब्रश बॉर्डर वन, ये वाली गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? सिंपल वाली आपकी पाई जाती है एक तो लिवर के अंदर और एक बाइल डक्ट के अंदर, तो वहाँ पाई जाती है। सेंसी आपकी कॉन्जेक्टिवा में पाई जाएगी। फाइन, दैट्स हाउ वी कैन जज द आंसर। बाकी इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब में आपकी कॉलमनर वाली नहीं होगी। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में आपकी क्यूबॉइडल होती है। इसके अलावा वेन्स में भी ये नहीं पाई जाएगी, यहाँ भी नहीं होगी, और आर्टरीज में भी नहीं होने वाली। ठीक है, तो वी कैन से सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको ये सब बातें याद है ना कि कौन किसकी लोकेशन क्या है, बिकॉज चैप्टर में बस यही है याद करने के लिए, और कुछ याद करने के लिए है ही नहीं इस चैप्टर में। तो अगर ये आपको याद है तो आप आंसर इजीली बता सकते हैं। सेम जब मैंने आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ाया था, मैंने आपको ना वहाँ पे एक कीवर्ड सिखाया था। तो वेल, क्वेश्चन आप पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आपको सिखाऊंगा इसका आंसर क्या है। सर आपने कीबोर्डल बोल ही दिया, तो ये आंसर होगा इसका। ठीक है, आई एडमिट माई मिस्टेक, बट ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज योर क्यूबॉइडल वन। और आप जानते हैं मैंने आपको क्यूबॉइडल में सिखाया है, जो आपकी क्यूबॉइडल दो तरह की होती है ना, क्यूबॉइडल दो तरह की होती है। एक को आप कहते हो सिलिएटेड और एक को आप कहते हो नॉन सिलिएटेड। हाँ जी, क्या क्या पढ़ते हैं इसमें हम, सोचो भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। ऐसे नहीं, इतनी स्मूथ फीडिंग भी अच्छी बात नहीं होती है, थोड़े बहुत एफर्ट्स हमें खुद भी लगाने चाहिए। अगर आपको पता है, याद भी नहीं आ रहा है, तो कॉपी अभी खोलो और उसमें से देख के बताओ। ठीक है, देखो अगर सिलेटेड की बात करें तो यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल आएगा, बहुत सिंपल सी बात है, पीसीटी। लेकिन अगर वो बात है नॉन सिलेटेड की, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपके आते हैं डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। इसके अलावा आप कह सकते हैं फॉलिकल्स। कौन से फॉलिकल्स? थायराइड के फॉलिकल्स। थायराइड ग्लैंड में जो फॉलिकल सेल्स हैं वहाँ पे आपकी भाई ये वाली पाई जाएंगी। इसके अलावा आपके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। इसके अलावा आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल में डीसीटी, फॉलिकल, जर्मिनल एपिथेलियम। इसके अलावा गोनैड्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, ट्रैकिया आ जाएगा, पैनक्रियाटिक डक्ट आ जाएगी, पैनक्रियाटिक डक्ट, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स भी आ जाएंगी यहाँ पे। तो ये सारे पार्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे नॉन सिलेटेड के अंदर। आप कह सकते हैं कि क्यूबॉइडल इज दैट पार्ट जहाँ पे आपके थायराइड फॉलिकल्स में ये वाली एपिथेलियम पाई जाती है। सिंपल। तो इसमें कुछ वो नहीं है कि यार मतलब क्यों हुआ ऐसा, इट जस्ट कि आपको याद है या याद नहीं है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट कौन सी जर्म लेयर से ड्राइव होता है, कौन कौन से सही है कौन से गलत है, आपको करेक्टली पेयर मैच करना है। तो गिव इट अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे, राइट। और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जब मैं बोलता हूँ ना खुद से अटेम्प्ट करो, तुम आलसी ना बन के खुद से अटेम्प्ट किया जा रहा होगा, और नहीं किया जा रहा है ना, तो बेटा तुम जो बच्चा कर रहा है ना उससे पीछे छूट रहे हो तुम। तो करना चाहिए, है ना। और सेशन को ओबियसली तभी आप करो जब आपने चैप्टर को रिवाइज कर रखा हो। नहीं भी कर रखा तो यार मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सेशन के थ्रू ही आपको ये चैप्टर रिवाइज हो जाए। फाइन, आगे आते हैं। और अगर इस सवाल का आंसर ढूंढा जाए तो हम कह सकते हैं कि एक्टोडर्म जो है वो एपिडर्मिस होती है, ये बात सही है। डर्मिस ऑफ द स्किन मैंने आपको पीछे सिखाया अभी, डर्मिस ऑफ द स्किन जो है वो एंडोडर्मिस से ना होके वो कैसे होती है, मीजोडर्म से होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। तीसरा, मसल्स मीजोडर्म से होती हैं, सही है। नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से होती है, ये भी सही है। इनेमल जो है क्या वो एंडोडर्म से होता है? नहीं, इनेमल जो है वो आपका एक्टोडर्म से होता है। आपका जो पूरा टूथ है ना, पूरा का पूरा टूथ एक्सेप्ट इनेमल, ठीक है, वो आपका मीजोडर्म से होगा। लेकिन जो आपका जो एनेमल है वो आपका एक्टोडर्मल ओरिजिन का होने वाला है। तो वी कैन से दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड अब कौन कौन सही है आपका? ए, सी और डी सही है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राइट, हो गया। नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। मैच द फॉलोइंग, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन। तो भाई ये सवाल तो लगाना बनता ही है ना। मैच करो, कर लिया अटेम्प्ट। देखो, देखा जाए तो क्यूबॉइडल जो है वो किससे मैच होगा? क्यूबॉइडल जो है, अच्छा यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब आ चुका है, तो ऑब्वियसली सिलिएटेड से होने वाला है, तो इसको तो पहले से ही मैच कर दो, सिलिएटेड को इसके साथ मैच कर दो। नेक्स्ट कह रहा है कॉलमनार, तो कॉलमनार का मैंने आपको क्या बताया था? अच्छा, स्क्वैमस दे दिया, तो स्क्वैमस किसके साथ होगा आपका? ब्लड वेसल्स के साथ, तो इसको यहाँ कर दो। ठीक है, एंडोथेलियम जिसे आप कहते हो। क्रेटिनाइज्ड स्क्वैमस आपके स्किन के साथ हो जाएगा। ठीक है, क्रेटिनाइज मतलब क्रेटिन प्रोटीन पाया जाएगा। नेक्स्ट,
कॉलमनार और क्यूबॉइडल, इसको अगर आप मैच करने जाओगे ना तो आपको ध्यान रखना है कि यार पेनक्रियाटिक डक्ट जो है उसमें आपका क्यूबॉइडल आएगा और जो गॉल ब्लैडर है उसमें आपको कौन सा आ जाएगा, कॉलमनार आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा कॉलमनार और इसमें आ जाएगा आपका फाइनली दिस, एंड दैट्स हाउ यू कैन मैच ऑल ऑफ देम। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबरिंग लिख दूँ, अगर आपको डाउट हो रहा हो इसमें तो आप सिंपली कह सकते हैं इसका हो जाएगा आपका ए और इसका हो जाएगा आपका बी एंड गॉल ब्लैडर का आपका हो जाएगा सी, स्क्वैमस का आपका हो जाएगा ये और इसका हो जाएगा ई। दैट्स हाउ आप इसको देख सकते हैं। फाइन, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी सही हैं, किसके बारे में, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में है आपको ये बताना है। देखें, तो हम सबको पता है कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सिंपल एपिथेलियम की, उसी के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को जज कर सकते हैं। देखा जाए तो यार इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द कैविटी ऑफ एल्वोलाई, बिल्कुल सही है। आपको पता है कि जो एल्वोलाई होती हैं उनकी एंडोथेलियम, उनकी जो इनर लेयर है वो कौन बनाता है, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस फॉर्म करता है। तो पहले वाली स्टेटमेंट तो सही है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। नेक्स्ट कह रहा है, अरे हाँ, नेक्स्ट कह रहा है कि इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ वेट सरफेस ऑफ बकल कैविटी एंड ईसोफेगस। नहीं, आपको पता है कि वेट सरफेस और जो ईसोफेगस है इनकी लाइनिंग कौन बनाएगा, सीडोस्ट्रेटिफाइड। आपका सिंपल एपिथेलियम नहीं बनाएगा, तो इसको बनाने वाला कौन है, आपकी सीडोस्ट्रेटिफाइड, सीडोस्ट्रेटिफाइड, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि इट अकर्स इन द डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। क्या ये स्वेट ग्लैंड्स की डक्ट्स में पाई जाएगी, नहीं, यहां पे आपकी कंपाउंड एपिथेलियम होती है, कंपाउंड एपिथेलियम, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्लैवरी ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, ये सही है। जो ग्लैंड की डक्ट है उनकी लाइनिंग कंपाउंड बनाएगा और जो ग्लैंड्स हैं उनकी लाइनिंग हाँ ये बना सकता है सिंपल स्क्वैमस, तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्या ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, तो यार हम पहले से जानते हैं कि ये बात कर रहा है एपिथेलियम टिश्यू के बारे में और ये बात कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, ये भी गलत है। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सही है और डी स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट एंड डी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हो गया सॉल्व। सवाल मुश्किल बिल्कुल नहीं है, सवाल को देख के डरना नहीं है बस, अगर डर के हार मान ली ना तो सवाल जीत जाएगा और नहीं मारी तो हम जीत जाएंगे, और हमें तो एनीहाउ जीतना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, राइट। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, इन चारों में से कौन सा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है आपको ये बताना है। सोच लिया आंसर, पॉज द वीडियो, थिंक बाय योरसेल्फ। तो हम जानते हैं कि यार कनेक्टिव टिश्यू तीन तरह के होते हैं, एक को आप कहते हो लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक को आप कहते हो डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक को आप कहते हो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। और लूज में हम कौन कौन से एग्जांपल्स पढ़ते हैं, यहां हम बात करते हैं दो तरह के टिश्यू, एडिपोस और एरियोलर, एंड एडिपोस। सेकंड, डेंस में हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक को आप कहते हो रेगुलर और एक को आप कहते हो इर्रेगुलर। फाइन। तीसरा, स्पेशलाइज में आप काफी सारे टाइप्स पढ़ते हो, जैसे कि यहाँ पे आप बात करते हो स्केलेटल टिश्यू के बारे में, जैसे कि वेस्कुलर टिश्यू के बारे में, जैसे कि रेटिकुलर टिश्यूज के बारे में, सेंसरी के बारे में, तो बहुत सारे यहाँ पे आप पढ़ते हो बेसिकली। तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है, तो आप देख लो भाई, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, ब्रेड हो गया। तो आप जानते हैं कि कार्टिलेज किस में आएगा, आपके स्केलेटन में आएगा, बोन किस में आएगा, स्केलेटन में आएगा, वेस्कुलर में आपका ब्लड आ जाएगा, है ना। तो एक तरीके से आप कह पा रहे हैं कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल, इसमें आपका कार्टिलेज एंड बोन्स आ जाएंगी और इसमें आपका ब्लड आ जाएगा। तो सभी के सभी क्या हैं, आपके स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं, एंड दैट्स हाउ डी इज द करेक्ट आंसर। डन। 18 पे आ जाओ। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन विच हैज ऑल द राइट स्टेटमेंट्स फॉर द बोन्स। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। तो बोन्स के बारे में कौन सी बातें सही हैं आपको ये बताना है। पॉज किया ना वीडियो को, नहीं किया तो अभी फिर से एक बार अटेम्प्ट कर लो। यू हैव द लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन तो कभी नहीं होता है ना, वी ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑप्शंस। काफ़ी दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं। इट्स जस्ट कि आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या वो दरवाजा, लाइक आपको ढूंढना पड़ेगा उस चीज़ को, राइट।
लास्ट आखिरी ऑप्शन कभी नहीं होता. यू हैव मल्टीपल डोर्स, दैट इज ऑलवेज ओपन बाय द गॉड. ओके, नेक्स्ट कह रहा है बोन हैव अ हार्ड पार्ट एंड इट इज नॉन प्लायबल ग्राउंड मैट्रिक्स. बिल्कुल सही है, बोन जो है वो हार्ड होता है और नॉन प्लायबल होता है. सही बात है. नेक्स्ट कह रहा है मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड फ्री फ्रॉम कोलेजन. क्या बोन्स में कोलेजन नहीं होता? ये बात गलत है, ये गलत हो गया. तीसरा, द बोन मैरो इन सम बोन्स हैव द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी ब्लड सेल्स. तो क्या आपकी बॉडी में जितने भी बोन्स हैं उनमें से कुछ ही बोन्स ऐसी हैं जो आपकी आरबीसी बनाती हैं या एरिथ्रोपोइसिस करती हैं? सही बात है, सारी बोन्स नहीं कर सकती. लाइक आपकी कार्पल्स जो है वो नहीं कर सकती, वो शॉर्ट बोन्स है, राइट. लॉन्ग बोन्स जो है वो कर सकती हैं. लास्ट कह रहा है कि बोन इज अ टाइप ऑफ अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. बिल्कुल सही है, हमने अभी देखा कार्टिलेज, बोन, ये सब क्या है आपके स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट हैं विच इज अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. तो आप कह सकते हैं कि ACD ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. डन है. नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19. सेइंग दैट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल हमने पढ़ा था. यहाँ पे आप और एग्जांपल्स लिख लो. आपकी कोरोइड ऑफ आई हो गई, स्वेट ग्लैंड्स हो गई और आपकी थिन ब्रोंकियोल्स. ठीक है, तो क्यूबॉइडल में ही आप एग्जांपल्स और ऐड कर सकते हैं. कोरोइड ऑफ आई, इसके अलावा स्वेट ग्लैंड, ठीक है, इसके अलावा ब्रोंक्यूल्स. तो ये सब एग्जांपल किसके हैं? दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ क्यूबॉइडल नॉन सिलिएटेड. ओके, हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स हियर. नेक्स्ट 20 देखो. Saying that which of the following connective tissue offer or serves as a supportive framework for epithelium. तो epithelium के लिए supportive framework कौन बनाता है? Now it's a very good question और काफी कम बच्चों ने इसका आंसर पढ़ा होगा. अगर पढ़ा होगा तो ध्यान से, कि epithelium को सपोर्ट करने वाला जो पार्ट बनता है वो कौन बनाता है, आपको ये बताना है. एडिपोस और एरियोलार. तो भाई पहले मैं आपको आज इसका आंसर बता दूं, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं. तो एरियोला जो है ये बनाता है. दिस इज द करेक्ट आंसर. कैसे पता सर? देखो, अगर आप पीछे जाओगे ना तो मैंने आपको प्रॉपर स्किन के सारे लेयर्स बता रखे हैं. ये देखो, आपको पता है कि जो एपिडर्मिस है उसके नीचे आपकी बेसमेंट लेयर है. बेसमेंट लेयर के नीचे कौन है? आपका एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू. तो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, इस बेसल और फाइब्रस लेमिना को बनाता है, या फिर आप कहते हैं बेसमेंट लेयर को बनाता है. और बेसमेंट लेयर ही है जो एज अ फ्रेमवर्क काम कर रही है. ठीक है, तो बेसमेंट लेयर जिसके ऊपर आपकी एपिडर्मिस टिकी हुई है, इस बेसमेंट लेयर को बनाया किसने? आपकी एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू ने बनाया है. तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, आपको ये याद रखना है. ठीक है, देखिए एरियोलार टिश्यू जो है वो एज अ फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम की तरह काम करता है, या फिर मैं कहता हूं जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट एक्ट एज अ फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम. या इसको मोर प्रिसाइजली मुझे कहना चाहिए कि जो बेसमेंट लेयर है ना वो काम करती है एज अ फ्रेमवर्क, और उस बेसमेंट लेयर को बनाने वाला कौन है? वो है कनेक्टिव टिश्यू. तो बेसमेंट लेयर जो है दैट एक्ट एज अ फ्रेमवर्क, और इसको बनाता कौन है? मेड बाय कनेक्टिव टिश्यू. कौन सा वाला? एरियोलार. होपफुली आपको याद हो चुका होगा. डन. नेक्स्ट पे आ जाओ, 21st क्वेश्चन. सेइंग दैट फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट. कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है. कह रहा है एरियोलार टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, टेंडॉन स्पेशलाइज है, कार्टिलेज लूज है, या फिर एडिपोज जो है वो डेंस है. तो आपको पता है कि एडिपोज जो है वो डेंस तो है, सॉरी डेंस तो नहीं है. वो तो एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है आपके लूज का. तो ये तो नहीं हो सकता. कार्टिलेज की बात करें, क्या कार्टिलेज लूज का पार्ट है? नहीं, कार्टिलेज जो है वो आपके स्पेशलाइज का पार्ट है. ये आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है. तीसरा कह रहा है टेंडोन जो है क्या स्पेशलाइज का पार्ट है? नहीं, टेंडोन जो है किसका पार्ट है? टेंडोन आपके इस तरीके से, एक तरीके से रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू. तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली वन विच इज द राइट स्टेटमेंट. एरियोला जो है वो आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट 22nd. सेइंग डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें क्या आएगा? तो डेंस इरेगुलर क्या बनाती है? स्किन बनाती है. सिंपल है ना. हम पढ़ते हैं कि जो डेंस है वो दो तरह का होता है, डेंस
कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है इर्रेगुलर। एक होता है इर्रेगुलर, एक होता है रेगुलर। रेगुलर क्या फॉर्म करता है? दो स्ट्रक्चर्स जिसको आप जानते हैं, एक होते हैं टेंडन और एक होते हैं लिगामेंट। लिगामेंट थोड़ा हार्ड होगा तो इसमें कोलेजन फाइबर ज़्यादा होंगे, टेंडन थोड़ा वीक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो इसमें आपके इलास्टिन फाइबर ज़्यादा होते हैं। रही बात इरेगुलर की, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है डर्मिस ऑफ स्किन। डर्मिस ऑफ स्किन, तो वी कैन से विच इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप पीछे देख भी सकते हैं। डर्मिस ऑफ स्किन किसने बनाई थी? देखो, डर्मिस ऑफ स्किन जो है येलो कलर से किसने बनाई है? आपकी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ने बनाई है। तो ये भी आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है, ध्यान से समय लगाओ, लेकिन सही फिल करना है, गलत फिल नहीं करना कि भाई आंसर चेक करने बैठे और आंसर गलत हो गया। इसलिए बेटर है कि अभी ध्यान से पढ़ लो और फिर इसका आंसर सही बताओ, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन सिक्रीट करते हैं, सिंपल सी बात है, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट, जो आपके पास कॉलमनार सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? दीज आर द सिंगल लेयर ऑफ डैश डैश एंड डैश डैश सेल्स। तो आपकी जो ये है, ये एक तरीके से जो कॉलमनार सेल्स होती हैं वो ऐसी होती हैं, लंबी सी, है ना, और उनका न्यूक्लियस कहाँ होता है? बेस में होता है, नीचे की तरफ। तो दीज आर नथिंग बट योर टॉल एंड सिलेंड्रिकल सेल्स, ठीक है। टॉल एंड किस तरह की सेल्स हैं आपकी? ये सिलेंडर शेप की सेल्स हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे, डी जो है आपके, अच्छा ये क्या हो जाएगा? टॉल हो जाएगा और सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है, सिलेंडर शेप की सेल हो जाएंगी। नेक्स्ट कह रहा है, डैश कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। स्किन का जो ड्राई सरफेस है उसे कौन कवर करता है? तो स्किन के ऊपर कौन सी सेल्स है आपकी? क्रेटिनाइज्ड, है ना, क्रेटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम। तो यहाँ पे आएगा क्रेटिनाइज्ड, या कह सकते हो कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। नेक्स्ट कह रहा है ई, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल टुगेदर। तो आपको सिखाया था मैंने, सीमेंटिंग मतलब आपस में जोड़ के रखने के लिए कौन होते हैं आपके पास? डेस्मोसोम्स, या जिसे आप एडहेरिंग जंक्शंस कहते हो। अगर कोई लीकेज वर्ड आएगा, है ना, तो आप टाइट जंक्शंस लगाओगे। सिंपली फ्रीली अलाउ वर्ड आएगा तो आप गैप जंक्शंस लगाओगे। अगर सीमेंटिंग आ गया है तो आप क्या लगाओगे? एडहेरिंग जंक्शंस लगा दोगे। फाइन, तो यहाँ सारे हमें मैच कर लिए एंड वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर। डन। 24 पे आ जाओ। डायग्राम आपको दिखाया गया है, कह रहा है इस डायग्राम के बेसिस पे आपको बताना है कि कौन कौन सी बातें जो है ना, स्टेटमेंट जो है वो गलत है इस डायग्राम को लेकर, इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, पे ध्यान से पढ़ लो इसको। ओके, पहला कह रहा है दिस टिश्यू हैज़ अ लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही बात है। इस टिश्यू का, जो कि आपके कैसा टिश्यू है? मल्टी लेयर टिश्यू है, मतलब कंपाउंड टिश्यू है। तो कंपाउंड टिश्यू का सिक्रेशन में, एब्जॉर्प्शन में रोल कम होता है, ज़्यादा रोल किस में होता है? प्रोटेक्शन के अंदर होता है, प्रोटेक्शन के अंदर होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज मेनली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन बाउंड्रीज। तो क्या ये डिफ्यूजन हो पाएगा इसका? अरे भैया ये मल्टी लेयर्ड है, बहुत सारी लेयर है, इसमें डिफ्यूजन कैसे कराओगे? ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है क्या वो कंपाउंड होती है या सिंपल होती है? वो सिंपल स्क्वैमस होती है, ये नहीं होगा। तो वो ये गलत है। क्या आएगा? सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट कह रहा है कि ओनली लोअर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इज कॉन्टैक्ट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाँ सही बात है कि आपके पास जो नीचे, सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी ना, इट हैज मल्टी लेयर्स। सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो कनेक्टेड होगी किसके साथ? बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कौन जुड़ी होगी? सबसे नीचे वाली लेयर जुड़ी होगी। ये बात सही है। तो फर्स्ट सही है और लास्ट सही है, मतलब कि दो स्टेटमेंट सही हैं और दो गलत हैं। तो वी कैन से बी इज द करेक्ट आंसर। दो स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो यहाँ पे गलत हैं। फाइन। 25 देखो, सेइंग कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम इज फाउंड इन। कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ट्रैकिया में या फेरिंग्स में। तो आपको पता है कंपाउंड मतलब मल्टी लेयर, और जब बहुत सारी लेयर्स होंगी तो वहाँ पे क्या बढ़ते हैं हम? क्रेटिनाइज्ड और नॉन क्रेटिनाइज्ड। और जो नॉन क्रेटिनाइज्ड है वो पाई जाती है कहाँ पे? आपके फेरिंग्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी? नॉन क्रेटिनाइज्ड, नॉन क्रेटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड
स्क्वेमस एपिथेलियम। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाए। 26 देखो, saying that the epithelium which lines the duct of gland and tubular part of nephron। तो नेफ्रॉन को लाइन करने वाली और ग्लैंड्स की जो डक्ट होती है उन्हें लाइन करने वाली कौन सी लेयर्स होती हैं? तो देखो, अगर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कह रहा है मतलब डीसीटी और पीसीटी कह रहे हैं, और बताओ डीसीटी एंड पीसीटी को लाइन कौन करती है? क्यूबॉइडल सीलिएटेड। तो कैन से सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। तो कीवर्ड्स अगर आपको पता है तो आप आंसर वैसे ही बता दोगे। 27 सेइंग पेवमेंट मेम्ब्रेन जो है किसका दूसरा नाम होता है? इसका एक और नाम भी होता है ट्रैक्यूलर पेवमेंट, या फिर इसी को आप कहते हो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये जो सेल्स होती हैं कैसी होती हैं? ये कुछ इस शेप की सेल होती हैं। कैसी? कुछ इस तरह की, टाइल लाइक, इसे टाइल भी कहते हैं। तो मल्टीपल्स नेम है इसके। इस लाइक जैसे मान लो आपने कोई अगर एक क्ले लिया, उस क्ले को आपने ऐसे स्क्वीज कर दिया तो स्क्वेमस, स्क्वीजिंग। तो स्क्वीजिंग के बाद जो सेल बनती है वो कौन सी है? वो आपकी ये वाली होती है। फाइन। 28 देखो, सेइंग दैट द गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफिकेशन ऑफ। गॉबलेट सेल्स जो होती है ना वो क्या है? तो वो कॉलमनर एपिथेलियम के पार्ट है। ये मैंने आपको पीछे लिखवाया भी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। कहाँ होगा? ये देखो, ग्लैंडुलर एपिथेलियम किसका पार्ट है? कॉलमनर का पार्ट है। और कौन सा आएंगे इसमें? गैस्ट्रिक या फिर गॉबलेट सेल्स आने वाले हैं जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं। फाइन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एंड दैट इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 29 देखो, सेइंग दैट सेल्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन व्हिच इज मेड बाय। तो आपके पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज योर एपिथेलियम टिश्यू, दिस इज एपिथेलियम और एपिडर्मल टिश्यू। इसके नीचे हो गया आपकी बेसमेंट लेयर जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को आप कहते हो बेसल लैमिना, एक को आप कहते हो फाइब्रस लैमिना। बेसल लैमिना और एक को आप कहते हो फाइब्रस लैमिना। एंड दिस इज व्हाट? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके नीचे क्या होगा आपका? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेसमेंट लेयर है जिसके दो पार्ट्स हैं, ऊपर वाला ये बना होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होगा, ठीक है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और ये जो है ये बना होता है सिंपली आपके दो तरह के फाइबर से। एक तो होते हैं रेटिकुलर फाइबर और एक होते हैं आपके कोलेजन फाइबर्स। तो दो तरह के फाइबर से आपका ये बना होगा और ये बना होगा। इसको कौन बनाता है? इसको बनाती है एपिडर्मल लेयर। और नीचे वाला जो है आपके पास फाइब्रस लैमिना, इसको बनाती है ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसको सिक्रीट किसने किया? इसको सिक्रीट इसने किया, और इसे सिक्रीट किसने किया? इसने कर दिया। फाइन। तो इनफ इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। हम कह सकते हैं यहाँ पे जो बेसमेंट लेयर है उसमें से वो किसके बनी होगी? वो बनी होगी आपकी म्यूकोपॉलीसैकेराइड की, बिकॉज यहाँ पे ये तो ऑप्शंस में है ही नहीं। तो यही ऑप्शन है, तो यही आंसर आ जाएगा इसका, राइट। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे आज की इस मुलाकात के। कह रहे हैं विच टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लार्ज ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया। तो ब्रोंकाई और ट्रैकिया में कौन सी तरह की सेल्स पाई जाती हैं? तो हम इस पूरे चार्ट को पढ़ते हैं वैसे रेस्पिरेशन के अंदर कि जो आपकी ब्रोंकाई है और जो ट्रैकिया है ना, ये हो जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं कौन सी? ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और फिर हम पढ़ते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलार सैक एंड एल्वियोलाई। तो हम इन सब की डिटेल पढ़ते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इसमें से जो फर्स्ट वाली है यहाँ पे आपकी पाई जाती है कौन सी सेल्स? यहाँ पाई जाएंगे आपके स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, pseudostratified cuboidal या pseudostratified ciliated, pseudostratified ciliated
सिलिएटेड क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर एपिथेलियम, है ना, विच इज योर पी, हाँ, PCCGE, ये वाली सेल्स आपकी पाई जाएंगी। ओके, सेकंड बात की जाए इनके बारे में, तो यहाँ पे आपकी सेल्स पाई जाती हैं विच इज योर सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके स्टीरियोस्ट्रेटिफाइड थी, यहाँ पे आपके सिंपल है, और इसी के नीचे जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है यहाँ पे आपकी सिंपल तो होंगी, लेकिन उस सिंपल में भी कैसे हो जाएगी, ये सिलिएटेड है, ये नॉन सिलिएटेड होगी। तो सिंपल कॉलमनार, ये क्यूबॉइडल थी, ये कॉलमनार होगी, कॉलमनार एपिथेलियम विच इज नॉन सिलिएटेड, विच इज नॉन सिलिएटेड। ओके, इसके अलावा लास्ट की जो दो है यहाँ पे आपकी पाई जाती है सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस, जिनके थ्रू क्या होता है, डिफ्यूजन होना होता है। तो ये आपके पास पूरी लेयर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड वी कैन से एज ऑफ नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया, तो यहाँ पे आपके पाए जाते हैं स्टीरियोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम। डन। तो वी हैव डन दिस सेशन फॉर दिस इंटरेक्शन, और हमने इस तरीके से इस चैप्टर के टोटल 90 क्वेश्चंस लगा लिए हैं। डोंट वरी, मुझे लगता है कि आपके मन में एक सवाल होगा कि सर फ्रॉग और जो कॉकरोच हमारे सिलेबस में आने वाला है उसके क्वेश्चन हमने लगाई नहीं है। तो यार उसके लिए आपके अलग से 2 सेशंस आएंगे जहाँ मैं आपको फ्रॉग के प्रॉपर क्वेश्चंस करा रहा हूँ और कॉकरोच के प्रॉपर क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो वो हम पढ़ेंगे आपकी आने वाली मुलाकात में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें। स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन फॉर मी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा इफ़ यू वांट टू स्टडी एनी टॉपिक फ्रॉम मी, आपका पूरा सिलेबस जो है वो मैंने चैनल पे कराया हुआ है, तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं लक्ष्य सर और उस टॉपिक का नाम, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। मिलते हैं आने वाली मुलाकात में, पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें। एंड इफ यू लाइक आवर एफर्ट्स, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। बाय, टेक केयर।